मोस्ट वेलकम बैक टू आवर मैराथन। चलिए अभी हम इरिगेशन का मैराथन स्टार्ट किए हैं जिसमें क्विक रिवीजन का हम देखेंगे कैसे इरिगेशन को क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन प्रॉब्लम हुए टेक्स्ट बुक में वो क्वेश्चन हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, द कैनाल विच नॉट सपोज्ड टू डू एनी डायरेक्शन इरिगेशन इज कॉल्ड मेन कनाल। कहने का मतलब है कि द कनाल विच नॉट सपोज टू डू एनी डायरेक्शन इरिगेशन, किसी भी डायरेक्शन में इरिगेशन नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं, मेन कैनाल कहते हैं। तो द कैनाल विच इज नॉट सपोज टू डू एनी डायरेक्शन इरिगेशन, यानी कोई भी डायरेक्शन में नहीं देता है, वो डायरेक्ट चलते रहता है, तो उसे मेन कैनाल बोलते हैं। ओके, कह रहा है द एवरेज शेयर स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द बेड ऑफ द चैनल एट विच सेंडिमेंट पार्टिकल्स जस्ट विंग्स टू मूव इज नोन एज क्रिटिकल ट्रैक्टिव स्ट्रेस। कहने का मतलब है ना कि द एवरेज शेयर स्ट्रेस, जो एवरेज शेयर स्ट्रेस होता है ना, एक्टिंग ऑन द बेड, जो एवरेज शेयर स्ट्रेस है बेड पे एक्ट कर रहा है, ऑफ द कैनाल, कैनाल के बेड पे एक्ट कर रहा है, विच सेंडिमेंट पार्टिकल्स जस्ट बीइंग टू मूव है। तो उसमें क्या होता है, बेड पे जब ऐसी करता है ना, कभी बोलता है एक्टिंग ऑन द बेड, शेयर स्ट्रेस बेड पे एक्टिंग करता है, तो सेंडिमेंट पार्टिकल जो होता है नेक्स्ट बीइंग टू मूव, मतलब तुरंत भी मतलब स्टार्ट करने लगता है मूव करना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल ट्रैक्टिव स्ट्रेस। उसे हम क्रिटिकल ट्रैक्टिव स्ट्रेस बोलते हैं, क्रिटिकल ट्रैक्टिव स्ट्रेस बोलते हैं। ओके, आगे चलिए। तो क्रॉप रेशियो पूछ रहा है, तो खरीफ पहले होगा, जैसे के है तो एक जैसा है ना, तो के में देखिए एक डंटा के में उधर एक दो आगे लगा है, पीछे खड़ा है, तो एक जैसा हुआ है। तो खरीफ क्रॉप बटा में रवि क्रॉप कहेगा, तो खरीफ और रवि कहेगा, तो खरीफ में कहेगा तो ऊपर में 1/2 हो जाएगा। क्यों एक होगा, क्योंकि देखिए के में जो है ना एक ही जैसा है, के एक जैसा ही है, तो खरीफ क्रॉप बटा रवि क्रॉप कहेगा तो 1/2 हो जाएगा। खरीफ क्रॉप बटा रवि क्रॉप तो 1/2 हो जाएगा। ओके, ये वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द क्रॉप इज इक्वल टू, मैंने वाटर जो रिक्वायरमेंट होता है क्रॉप में, तो क्या क्या में रिक्वायरमेंट होता है, कैसे रिक्वायरमेंट होता है वो देख लीजिए। तो वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप, क्रॉप इज इक्वल टू द कंजप्टिव यूज प्लस एप्लीकेशन लॉस प्लस स्पेशल नीड फॉर लैंड, फिर हो जाता है लैंड स्पेशल नीड फॉर लैंड प्रिपरेशन, ट्रांसप्लेशंस, ये सारे सारे हो जाते हैं, मतलब वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स, क्रॉप के लिए क्या क्या वाटर रिक्वायरमेंट होता है। तो कंजप्टिव यूज जान ही रहे हैं कि जिसमें इवोपोरेशन और ट्रांसप्रेशन दोनों हो जाता है वो, फिर अप्लीकेशन लॉस वो भी हो जाता है। जैसे आंख बंद कर ध्यान लगे क्या क्या होता है वाटर रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप्स, पहले कंजप्टिव यूज हो जाता है, ठीक है ना, फिर अप्लीकेशन लॉस होता है, तो फिर स्पेशल नीड, एक स्पेशल नीड होता है किसके लिए, तो खेत को तैयार करने के लिए, और ट्रांसप्लेशन के लिए, वो कहता है 3 गो है, कंजप्टिव यूज है, फिर अप्लीकेशन लॉस है उसके बाद भूमि को लैंड को तैयार करने के लिए वो हो जाता है। ओके ना, तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। द मोस्ट इकोनॉमिकल सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्च डैम, जो आर्च डैम होता है ना उसके लिए क्या होता है, एंगल, कह रहा है मोस्ट इकोनॉमिकल सेंट्रल एंगल ऑफ एन आर्च डैम, जो आर्च डैम होता है ना उसके लिए क्या एंगल होता है, तो 133 डिग्री। ओके, आगे देखिए, अल्कलाइन सॉइल आर रीसेलेमेंड बाई, मतलब कहने का मतलब है अल्कलाइन सॉइल जाता है उनको रिसिबलेंट बाई, कैसे रिसिबलेंट कैसे करते हैं अल्कलाइन सॉइल को, तो अल्कलाइन सॉइल वाले जहाँ भी बात आएगा ना उसको मैं जिप्सम को और लीचिंग को प्रोसेस से करते हैं, एडिशन ऑफ जिप्सम और एंड लीचिंग, अल्कलाइन सॉइल के लिए जिप्सम को और लीचिंग का हम प्रयोग करते हैं। ओके, आगे चलिए, टाइप ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क, 2 गो रिवर ट्रेनिंग वर्क होता है। रिवर ट्रेनिंग वर्क जो होता है ना वो 2 तरह का होता है, एक गाइड बैंक्स हो जाता है, एक होता है ग्रियोनेस एंड अस्पायर्स। कहने का मतलब है कि रिवर ट्रेनिंग वर्क कितना होता है, तो 2 गो होता है, रिवर ट्रेनिंग वर्क 2 ठो होता है। पहला क्या है, गाइड बैंक्स और ग्रियोनेस एंड अस्पायर, गाइड बैंक्स ग्रोएनेस एंड अस्पायर हो जाता है रिवर ट्रेनिंग वर्क। आगे देखिए, अब कह रहा है ना कि क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, तो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि क्या होगा, स्कोरिंग होगा नहीं होगा, ये बात पूछेगा। तो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो 1 से बड़ा होगा तो स्कोरिंग होगा, 1 से छोटा होगा तो उसको सिल्टिंग बोलते हैं, अब 1 के बराबर हो जाएगा तो ना ही सिल्टिंग होगा ना ही स्कोरिंग होगा। तो कंफर्म कीजिए, आंख बंद कर ध्यान लगाइए, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो से यहाँ क्वेश्चन है। अगर क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो 1 से ज़्यादा होता है तो स्कोरिंग होगा, 1 से कम होता है तो सिल्टिंग होगा। 2 बात यहाँ कंफर्म कीजिए, 1 से ज़्यादा हुआ तो कुछ ही होगा स्कोरिंग, 1 से कम हुआ तो क्या होगा, सिल्टिंग। अब 1 के बराबर हो जाएगा तो ना ही सिल्टिंग होगा ना ही स्कोरिंग होगा। तो आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी 2, अगर भाई 2 है तो क्या होगा, इसमें सिल्टिंग होगा स्कोरिंग होगा कि कुछ नहीं होगा, तो अगर 2 है तो 1 से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, स्कोरिंग होगा। आगे चलिए, अब कह रहा है कंसीडर द स्टेटमेंट, इसमें कौन कौन स्टेटमेंट सही है लेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग टू, तो दोनों यहाँ पे सही है, 2 गो, 3 गो नहीं 2 गो सही है, फर्स्ट और सेकंड। कंसीडर चैनल सेमी इलिप्टिकल, तो आपको पता होना चाहिए कि लेसी थ्योरी जो होता है उसका सेमी इलिप्टिकल हो जाता है चैनल, कैसा होता है लेसी का, सेमी इलिप्टिकल हो जाता है। ही कंसीडर
चैनल कैन नॉट बी ट्रू रीजन, इसका कैन नॉट बी ट्रू रीजन मतलब इसका ट्रू रीजन नहीं होता, कैन नॉट बी ट्रू रीजन, इसको ट्रू रीजन नहीं कह सकते हैं। तो पहला को जो है सेमी इलिप्टिकल होता है और कैन नॉट बी ट्रू रीजन, ये ट्रू रीजन नहीं कह सकते हैं, वो कह रहा है। आगे देखिए, कह रहा ग्रोस कमांड एरिया माइनर इरिगेशन स्कीम, माइनर इरिगेशन स्कीम बोल रहा है, तो माइनर बोल रहा है तो छोटा आता है, 2000 से छोटा हो जाता है माइनर, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए इरिगेशन प्रोजेक्ट में कह रहा है ना कि अगर बाई द वे माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट बोलेगा तो 2000 से कम हो जाएगा कैचमेंट कमांडेड एरिया, 2000 से कम रहेगा कमांडेड एरिया तो 2000 माइनर हो गया। अब मीडियम बोलेगा तो 2000 से 10,000 रहेगा तो मीडियम कैचमेंट एरिया हो जाएगा। अब मेजर बोलेगा तो मोर देन 10,000 कैचमेंट एरिया हो जाएगा तो उसको मेजर बोलेंगे। तो 3 गो होता है इरिगेशन प्रोजेक्ट, पहला होता है मेजर, फिर होता है मीडियम, फिर होता है माइनर। तो 3 गो होता है ना, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है, फिर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है, फिर माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है। आँख बंद करके ध्यान लगे कितना होता है इरिगेशन प्रोजेक्ट होता है, पहले होता है मेजर, फिर होता है मीडियम, फिर होता है माइनर। तो 3 गो हुआ ना, मेजर, फिर होता है मीडियम, फिर होता है माइनर। ओके ना, तो माइनर हो गया। तो मेजर बोलेगा तो कितना होता है 10,000 से ज़्यादा हो जाता है, मीडियम 2000 से 10,000 होता है, माइनर बोलेगा तो 2000 से कम हो जाता है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि अगर बाय द वे ग्रोस कमांड एरिया माइनर इरिगेशन स्कीम तो 2000 से कम, 2000 से कम हेक्टेयर तक हो जाता है माइनर के लिए। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है प्रोपोर्शनल आउटफ्लो, आउटलेट, फिर हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट, उसके बाद सब प्रोपोर्शनल आउटलेट। तो इससे कैसे क्वेश्चन बनता है वो देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है एन आउटलेट सेट टू प्रोपोर्शनल इफ फ्लेक्सिबिलिटी, अगर बाय द वे आउटलेट जो होता है अगर उसको प्रोपोर्शनल कहिएगा तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगा, इक्वल टू यूनिटी 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए कहने का मतलब है कि प्रोपोर्शनल आउटलेट, प्रोपोर्शनल आउटलेट अगर एक हो गया, प्रोपोर्शनल आउटलेट अगर एक हो गया तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल आउटलेट एक हो गया तो उसका कुछ होता है इक्वल टू यूनिटी। माने कहने का मतलब है कि प्रोपोर्शनल आउटलेट, आउटलेट एक है तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी यूनिटी। वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, देखिए यहाँ पे कंफर्म करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। एन आउटलेट सेड टू बी प्रोपोर्शनल इफ इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, तो कहने का मतलब है ना कि फ्लेक्सिबिलिटी आपसे पूछेगा कि अगर आउटलेट प्रोपोर्शनल एंड आउटलेट प्रोपोर्शनल रहेगा तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगा। उसी तरह से कहेगा हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट रहेगा तो क्या होगा, सब प्रोपोर्शनल आउटलेट रहेगा तो क्या होगा फ्लेक्सिबिलिटी। तो तीनों को देखिए, अगर प्रोपोर्शनल आउटलेट कहेगा तो उसका फ्लेक्सिबिलिटी 1 हो जाएगा, लेकिन हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट कहेगा तो फ्लेक्सिबिलिटी 1 से बड़ा हो जाएगा, सब प्रोपोर्शनल आउटलेट बोलेगा तो 1 से कम हो जाएगा। तो कन्फर्म कीजिए, आँख बंद कर ध्यान लगाइए कैसे कह रहा है। प्रोपोर्शनल आउटलेट अगर 1 से बराबर है तो उसे क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल आउटलेट बोलते हैं। अगर उसका फ्लेक्सिबिलिटी 1 के बराबर है तो उसको प्रोपोर्शनल आउटलेट बोलते हैं। अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी 1 से बड़ा है तो हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट बोलते हैं, 1 से छोटा है तो सब प्रोपोर्शनल आउटलेट बोलते हैं। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखिए, कह रहा है कि आउटलेट सेड टू बी प्रोपोर्शनल, अगर भाई तो प्रोपोर्शनल है तो क्या बोले थे, फ्लेक्सिबिलिटी 1, हाइपर प्रोपोर्शनल बोल देता है यहीं पे आउटलेट तो क्या हो जाता है 1 से बड़ा, अगर वही बताया सब प्रोपोर्शनल बोले तो 1 से छोटा। ओके, लेस देन यूनिटी हो जाता तो यूनिटी कह सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए, ग्रेविटी डैम के बारे में बता रहा है। तो ग्रेविटी डैम को कितने तरह से मतलब फेल हो सकता है उसके बारे में पूछ रहा है, डायरेक्ट ऑप्शन में देता है और पूछता है। तो देखिए इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट मोड ऑफ द फेल्यूर ऑफ ग्रेविटी डैम। तो इसमें से नोट, अगर भाई वो चारों याद रहेगा कैसे से फेल होता है तो इसमें जो छांटे वाला ऑप्शन रहेगा उसको छांट देंगे। तो देखिए यहाँ पे याद कीजिए आपकी ग्रेविटी डैम कितने तरीका से फेल हो सकता है। तो ओवर टर्निंग फेल्यूर हो सकता है, बिल्कुल टर्निंग कर जाएगा, ओवर टर्निंग फेल्यूर हो सकता है, फिर स्लाइडिंग फेल्यूर हो सकता है, स्लाइडिंग फेल्यूर भी हो सकता है, फिर टेंशन फेल्यूर भी हो सकता है, फिर क्रशिंग फेल्यूर भी हो सकता है और कंप्रेशन फेल्यूर भी हो सकता है। तो कितना फेल्यूर हो सकता है, मोड ऑफ फेल्यूर कितना हो सकता है ग्रेविटी डैम का। ग्रेविटी डैम का पहले ओवर टर्निंग फेल्यूर हो जाएगा, फिर स्लाइडिंग फेल्यूर हो जाएगा, फिर टेंशन फेल्यूर हो जाएगा, फिर क्रशिंग फेल्यूर हो जाएगा। एक ग्रेविटी डैम को फेल होने का तरीका है। तो देखिए यहाँ पे कौन फेल्यूर नहीं हो सकता, सीपेज फेल्यूर नहीं होता आपका। ग्रेविटी डैम जो होता है ना सीपेज फेल्यूर नहीं होता है। ओके, और बाकी तो देखिए कि एक ओवर टर्निंग फेल्यूर होवे करता है, स्लाइडिंग हो जाता है, टेंशन फेल्यूर होवे करता है। तो ग्रेविटी डैम का इतना सारा फेल्यूर का है तरीका। ओके, आगे चलिए, वेन द सोडियम कार्बोनेट प्रजेंस इन सॉइल, अगर सोडियम कार्बोनेट अगर हम में प्रजेंट है तो उसमें क्या ऐड करेंगे, तो रिसलेमैन लैंड थ्रू द लीचिंग प्रोसेस। कहने का मतलब क्या ऐड करेंगे तो सोडियम को हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जिप्सम और लीचिंग प्रोसेस से हम सोडियम को हटा सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट को जो प्रेजेंट रहेगा सॉइल में। तो सोडियम कार्बोनेट अगर बाई द वे आपका सॉइल में मिट्टी में है तो उसको कैसे हटाइएगा, लीचिंग से और जिप्सम से। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया, द रूट जोन इरिगेशन, जो कहने का मतलब है कि रूट जोन एंड इरिगेशन सॉइल ड्राई वेट 15 न्यूटन, ड्राई वेट इतना दिया हुआ है, फील्ड कैपेसिटी इतना दिया, व्हाट विल बी द डेप्थ ऑफ मॉइस्चर इन रूट जोन, फील्ड कैपेसिटी एट फील्ड कैपेसिटी, एज्यूम दैट
वेट ऑफ ड्राई 10, एज्यूम दैट यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 किलो पर मीटर। क्यों पूछ ही रहा है कि मॉइस्चर इन द रूट जोन में कितना होगा, तो रूट जोन में कितना होगा वो पूछ रहा है, तो इसके लिए फार्मूला होता है डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर इन द रूट जोन। तो कहने का मतलब डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर इन द रूट जोन, उसके लिए फार्मूला क्या हो जाता है, FC फील्ड कैपेसिटी, और गामा डी ड्राई यूनिट वेट हो गया, फिर डी होता है से डेप्थ हो जाता है, और गामा डब्ल्यू यूनिट वेट हो जाता है। तो इसके लिए फार्मूला कन्फर्म कीजिए कि स्टोर रूट जोन में जो स्टोर करता है ना, तो उसके लिए डेप्थ जो होता है ना, डेप्थ ऑफ स्टोर रूट जोन में जो स्टोर करता है उसके लिए डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर इन द रूट जोन, उसके लिए फार्मूला क्या होता है FC गामा डी इंटू डी और गामा डब्लू। तो एफ सी फील्ड कैपेसिटी, उसके बाद गामा डी, फिर डी, फिर गामा डब्लू। तो एफसी देखिए फील्ड कैपेसिटी जो होता है ना उसकी बात कीजिए, तो फील्ड कैपेसिटी कितना दिया हुआ है, इसको मैं देख लीजिए, आपको फील्ड कैपेसिटी यहाँ दिया हुआ है। तो फील्ड कैपेसिटी कितना दिया हुआ है 20%, गामा डी ड्राई यूनिट वेट दिया हुआ है 15%, और यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 किलो न्यूटन हुआ है। तो उसको पुट कीजिए यहाँ पे, तो 0.2 हो जाएगा, परसेंटेज उसको हटाना पड़ जाता है, तो 0.2 मल्टीपल में 15 हो ही जाता है गामा डी, और उसके बाद डेप्थ जो होता है ना एज्यूम कर लेते हैं 1, और बटा में हो जाता है यूनिट वेट ऑफ वाटर 10। तो इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको कन्फर्म कीजिए फार्मूला पहले, कि अगर पूछेगा आपसे कि डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर इन द रूट जोन, उसका फार्मूला क्या होता है फील्ड कैपेसिटी गामा डी मल्टीपल में डी और बटा में यूनिट वेट ऑफ वाटर। ओके, आगे देखते हैं द ट्रैप इफिशिएंसी रिजर्वायर फंक्शन। ट्रैप इफिशिएंसी रिजर्वायर का फंक्शन क्या होता है, ट्रैप जो ट्रैप होता है ना इफिशिएंसी ऑफ रिजर्वायर फंक्शन, रिजर्वायर जो होता है ना उसमें ट्रैप इफिशिएंसी पूछ रहा है। तो कैपेसिटी बटा में इनफ्लो रेशियो, ट्रैप इफिशिएंसी का कैपेसिटी बटा में इनफ्लो रेशियो। ओके, अब देखिए यहाँ पे सार वैल्यू पूछ रहा है आपसे, सार के लिए एक बार न्यूमेरिकल भी पूछता है और सार वैल्यू डायरेक्ट भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए सार वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है Na प्लस बटा में जाएगा Ca2 प्लस, फिर प्लस Mg2 प्लस के रूट पूरे के और बटा में 2। ओके, तो कंफर्म कीजिए फॉर्मूला क्या था सार वैल्यू के लिए Na प्लस बटा में जो रहेगा से रूट में रहेगा पूरे Na प्लस होगा, Na प्लस तो ऊपर में था लेकिन यहाँ पे Ca2 प्लस और बट प्लस में Mg2 प्लस और बट्टा में 2, ये फार्मूला हो गया। सार वैल्यू याद कीजिए कैसे हो जाता है, वो टाइप ऑफ वाटर उसका सैलिनिटी कितना रहेगा वो पूछेगा। तो सार वैल्यू 0 से 10 होता है, 10 से 18 होता है, फिर 18 से 26 होता है और मोर देन 26 होता है। तो कन्फर्म कीजिए कि 0 से 10 होता है, 10 से 18 होता है, 18 से 26 होता है, मोर देन 26 होता है। इसका टाइप्स ऑफ वाटर क्या होता है, लो सैलाइन वाटर 0 से 10 रहेगा तो लो सैलाइन वाटर रहेगा, फिर मीडियम सैलाइन वाटर रहेगा, माने लो सोडियम रहेगा, फिर मीडियम सोडियम रहेगा, फिर हाई सोडियम रहेगा, वेरी हाई रहेगा। तो जिस तरह से इधर से याद कीजिए उस तरह से इधर से याद कीजिए। 0 से 10 देखें ना, 10 से 18 देखें, 18 से 26 और मोर देन 26, तो उसी तरह से याद कीजिए लो सोडियम, फिर मीडियम सोडियम, फिर हाई सोडियम, फिर वेरी हाई सोडियम। तो पहले कुछ है लो सोडियम है, फिर हो जाता है मीडियम सोडियम, फिर हाई होता है, फिर वेरी हाई होता है। ओके, आगे चलिए, कह रहा है कि अगर भाई सार वैल्यू मोर देन वैल्यू अगर 20 रहता है तो क्या बोलिएगा, 0 से 10 था, तो 10 18 था, 18 से 26 है, तो लो मीडियम हाई, तो इसको में हाई हो जाएगा। अगर आगे चलिए कौची कह रहा है इसमें कि फॉर मेजर इरिगेशन कैनाल कल्ट्रेबल कमांडेड एरिया, कल्चरबल कमांडेड एरिया इतना दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए पहले अच्छे से। फॉर मेजर इरिगेशन कैनाल द कल्चरेबल कमांडेड एरिया 1.2 किलोमीटर स्क्वायर आउट ऑफ बीच 0.9 किलोमीटर स्क्वायर इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द खरीफ सीजन। कहने का मतलब है कि आउट ऑफ बीच 0.9 किलोमीटर स्क्वायर इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द खरीफ सीजन, खरीफ सीजन में 0.9 एंड 0.6 किलोमीटर स्क्वायर ऑफ द लैंड कल्चरेबल ड्यूरिंग द रबी सीजन। कहने का मतलब है खरीफ सीजन में 0.9 किलोमीटर स्क्वायर मतलब खरीफ सीजन में यूज हो रहा है लैंड का, और रबी सीजन में 0.6 एंड कल्टिवेटेड रबी सीजन दे ईयरली इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन। तो इंटेंसिटी पूछ रहा है, तो खरीफ में इतना हुआ, रबी में इतना हुआ, उसका इंटेंसिटी पूछ रहा है। तो टोटल को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, पहले रबी का अलग निकालेंगे और खरीफ का अलग निकालेंगे, और निकालने के बाद दोनों को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। पहले तो यहाँ पे देखिए फार्मूला याद कर लीजिए। अगर बाय द वे पूछेगा आपसे कि रबी सीजन में क्या होता है, खरीफ सीजन में क्या होता है, तो इसके लिए जो रबी बोलेगा तो रबी ऊपर हो जाएगा, खरीफ बोलेगा तो खरीफ ऊपर हो जाएगा, टोटल जितना होता है से नीचे हो जाता है। देखिए फार्मूला यही है। इंटेंसिटी ऑफ द इरीगेशन इन रबी में तो लैंड कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रबी सीजन ऊपर में, और बटा में कल्चरेबल कमांडेड एरिया इन ऑफ द एन इरीगेशन फील्ड 1.2 बताया था ना, इतना कल्चरेबल कमांडेड एरिया है 1.2। तो देखिए रबी में जितना ऊपर लिखा है रबी सीजन में जो हुआ सो ऊपर, और बटा में टोटल जो कल्चरेबल कमांडेड एरिया है वो नीचे। उसके बाद सॉल्व किया था 50 आ गया। और इंटेंसिटी ऑफ इन इरीगेशन इन खरीफ सीजन, तो खरीफ वाला पूरा ऊपर में लिख देंगे जितना खरीफ सीजन उपजाए थे से, बटा में टोटल जो इरीगेशन कमांडेड एरिया है सो नीचे जाएगा, और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। तो 50 हो गया, 75 हो गया, सॉल्व करेंगे तो 125% आ जाएगा आंसर। ओके,
तो फार्मूला पहले याद करना जरूरी है। और भाई जो रबी में बोलेगा तो रबी ऊपर रहेगा और टोटल नीचे हो जाएगा। अगर भाई जो खरीफ में बोलेगा तो खरीफ ऊपर हो जाएगा और टोटल नीचे हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कुछ ही है, परमिशन वेलोसिटी पूछ रहा है। अगर भाई देखिए कोई मतलब ये कैनाल जो होता है ना उसका है, उसके बाद उसमें परमिशन वेलोसिटी कितना होता है कैनाल में, वो कैनाल को जो लाइनिंग करते हैं ना, कैनाल को लाइनिंग करते हैं, उस तरह से लाइनिंग कीजिएगा। उसके बाद वेलोसिटी क्या रहेगा, वो स्टोन पिचेज लाइनिंग, फिर होता है बर्न्ड क्ले टाइल या ब्रिक लाइनिंग, या तो फिर सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग, 3 को होता है। तो पहले कुछ होता है स्टोन पिचेज लाइनिंग, पहले स्टोन से कर सकते हैं बोल्डर से। फिर कह दिया कुछ बर्न्ड क्ले, जो बर्न्ड क्ले मिट्टी होता है या तो ईंटा से कर दीजिए। लास्ट में होता है सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग। तो इस तरह से और उसका वेलोसिटी हो जाता है। इस तरह का लाइनिंग रहेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो अगर भाई देवे स्टोन वगैरह से कहेगा तो 1.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। लेकिन बर्न्ड क्ले रहेगा जो मिट्टी जला हुआ रहेगा उससे क्या हो जाएगा, तो 1.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। वही सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग रहेगा तो 2 से 2.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ओके, तो कन्फर्म कीजिए 1.5 फिर 1.8 और 2 से 2.5। तो 1.5 किसके लिए, वो वही वो बोल्डर वगैरह के लिए हो गया, और 1.8 किसके लिए, तो ईंटा वगैरह के लिए हो गया, और 2 से 2.5 किसके लिए, सीमेंट कंक्रीट के लिए हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। कुछ कह रहा है द मैक्सिमम परमिसिबल वेलोसिटी अन रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग, तो 2.4, 2 से 2.5 होता है ना, तो 2.4 मीटर पर सेकेंड, कोई में है ही ना 2.5, तो यही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे लेसी जो थ्योरी है ना उसके लिए फार्मूला जो है ना, उसके लिए मतलब यहाँ पे जितने फार्मूले लेसी से कनेक्ट होते हैं ना वो सारे फार्मूला को यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के लिए फार्मूला क्या होता है, तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के लिए फार्मूला क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक मीन रेडियस के लिए फार्मूला क्या होता है, 5/2 होता है, v² एफ होता है। तो 5/2 हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक मीन रेडियस के लिए फार्मूला क्या होता है, 5/2 v² होता है, 5/2 होता है v² होता है, 5/2 होता है v² होता है। यही फार्मूला होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का फार्मूला क्या होता है, 5/2 हो गया, 5/2 हो गया v² होता है, 5/2 v² क्या होता है, 5/2 होता है v² होता है। ओके, हाइड्रोलिक मीन रेडियस। आगे चलते हैं। कह रहा है वेटेड पैरामीटर, तो वेटेड पैरामीटर पी जैसा होता है उससे ही होता है 4, जैसे पी होता है उसी 4 होता है, 4.75 है, रूट में क्यू हो जाता है, रूट में क्यू हो जाता है। ये होता है वेटेड पैरामीटर का फॉर्मूला। वेटेड पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड पैरामीटर का फॉर्मूला होता है पी बराबर 4.75 और रूट में क्यू हो जाता है। ये होता है वेटेड पैरामीटर का। वेटेड पैरामीटर फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर होता है, वेटेड पैरामीटर पी से होता है, तो यहाँ पे 4 होगा, तो 4 होगा तो 4.75, 4 जैसे वहाँ पे 7 हो जाता है तो 4.75, रूट में क्यू हो जाता है वेटेड पैरामीटर। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अगर वेलोसिटी के लेसी थ्योरी में बोला वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वेलोसिटी कैसे होगा, डिस्चार्ज से और फोर्स से होगा, फ्लो से होगा, तो क्यू एफ स्क्वायर बट्टा में 140 है, पूरे का पावर 1/6 होता है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो क्यू एफ स्क्वायर बट्टा में 140 पूरे का पावर 1/6, ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। बेड स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बेड स्लोप के लिए लेसी थ्योरी होता है ना, बेड स्लोप को कंसिडर किया था, तो बेड स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो बेड स्लोप के लिए फॉर्मूला हो जाता है मतलब F/Q होता है। हाँ, तो बेड स्लोप तो F/Q होता है, F/Q होबे करता है। बेड स्लोप कहेगा ना तो F/Q होता है, फ्लो होता है उसके बाद Q हो जाएगा, डिस्चार्ज नीचे वाला। तो बेड स्लोप कहेगा ना तो F/Q होता है 3340 से, वो F/Q बट्टे में 3340, तो F के पावर कितना होता है 5/3 और Q के पावर 1/6, जैसे Q है उसी तरह से 6 नीचे वाला आ जाएगा। तो देखिए 5 बटा जैसे F/Q हुआ ना तो F के पावर हो जाएगा 5/3 और Q के पावर 1/6। ये फार्मूला हो जाता है आपको बेड स्लोप के लिए। तो बेड स्लोप के लिए फार्मूला कन्फर्म कीजिए, F/Q 3340, एफ कितना होता है 5/3 और क्यू क्या होता है 1/6। ओके, क्यू डिस्चार्ज इतना देवे किया था फार्मूला यहाँ पे, मतलब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नेचुरल रिवर्स कन्वेइंग फ्लो 2500 क्यूमिक्स, कहने का मतलब जो कन्वेइंग फ्लो जो डिस्चार्ज है इतना दिया है। व्हाट इज फिक्स्ड वेटेड पैरामीटर, तो वेटेड पैरामीटर का फॉर्मूला हो जाता है यहाँ पे 4.75 रूट में क्यू, तो क्यू यहाँ पुट कीजिए उसके बाद आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। तो ड्यूटी ऑफ क्रॉप्स इतना हेक्टेयर्स दिया है, बेस्ट पीरियड इतना दिया हुआ है, तो इसको फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला वही होता है 8.64 और उसके बाद B/D हो जाता है। तो B/D होता है ना, तो इसका फॉर्मूला वैसे नहीं लगाते हैं, फॉर्मूला जैसे आंसर दे रहेगा ना उस हिसाब से लगाते हैं। तो आंसर अगर में दिया है तो 8.64 नहीं 864 B/D लगाएंगे, क्योंकि आंसर है में, तो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसलिए यहाँ बताया गया है। देखिए यहाँ पे 8.6 वाला फॉर्मूला लगाए ना तो यहाँ पे 864 कर दिए, क्योंकि में आंसर है, तो 864 B/D। अब सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। आगे चलिए कुछ कह रहा है द ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। अगर भाई तो ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट की बात करेगा तो यहाँ क्या होगा, तो ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट पूछेगा और फिर पूछेगा फील्ड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, तो उस तरह से हम बता देंगे फॉर्मूला आगे, लेकिन यहाँ पर ग्रोस इरिगेशन को लिख लीजिए। तो ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट कहता है ना, तो ग्रोस है, ग्रोस कहेगा तो उसमें नेट इरिगेशन बटा में वाटर अप्लीकेशन इफिशियंसी मल्टीपल कन्वे इफिशियंसी ये हो जाता है। लेकिन यही कह देगा ग्रोस कॉमन एरिया में, तो एक और फॉर्मूला इसका हो जा सकता है। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट कहेगा तो ये दोनों हो गया। लेकिन अगर बाई द वे
आगे हम समझा देंगे अच्छे से। चलिए यहाँ पे याद रखिए ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो नेट इरिगेशन बटा में वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी, वाटर कन्वे इफिशियंसी, ये फॉर्मूला होता है ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ग्रोस जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट बट्टा में वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी, वाटर कन्वे इफिशियंसी। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि द डिटेल्स pre-patterning the distributary canal, the irrigation interval are flow consecutive use crops इतना है, मैंने कंजप्टिव यूज क्रॉप्स का इतना दिया है। और इरीगेशन इंटरवल 12 डेज, इफेक्टिव रेनफॉल 2 सेंटीमीटर, वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी 75%, वाटर इफिशियंसी कैनाल 50%। डिटरमाइन द ग्रोस इरीगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी इन इंग्रो वाटर लॉस ड्यू टू द डीप प्रिपरेशन। अब देखिए परकोलेशन, डीप परकोलेशन, तो कहने का मतलब वाटर वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी, सॉरी मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कुछ ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट पूछ रहा है, यहाँ पे कुछ दिया है जो काम की चीज़ उसको बता रहे हैं। तो एप्लीकेशन इफिशिएंसी देवे किया है और क्या बोलते हैं कन्वे इफिशिएंसी देवे किया है। आपको नेट इरिगेशन निकालना है ऊपर वाला, तो कैसे निकालिएगा, तो कंजप्टिव यूज जितना है ना ओ उसमें से जो इफेक्टिव रेनफॉल हुआ सो घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब कह रहा है, यहाँ पे देखिए अब कह रहा है कि नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना आपको कंजप्टिव यूज है ना उसको में से इफेक्टिव रेनफॉल घटा देते हैं, तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट आता है। तो नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट निकालने का फॉर्मूला सीख लीजिए यहाँ पे, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जितना आपको कंजप्टिव यूज है ना ओ और इफेक्टिव रेनफॉल हुआ सो उसको घटा देते हैं। तो कंजप्टिव यूज माइनस इफेक्टिव रेनफॉल। ओके, कंजप्टिव यूज 8 होता है और माइनस हो जाता है इफेक्टिव रेनफॉल, तो कितना आ जाएगा नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट 6 आ जाएगा। और ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या हो जाता है, तो नेट इरिगेशन जितना आया से और एप्लीकेशन इफिशियंसी और कन्वे इफिशियंसी देवे किया था 50% और 70%, 75%, तो उसको से आप यहाँ तोड़ के निकाल लीजिए। 6/0.5 मल्टीपल 0.75 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कैनाल बीच, द कैनाल बीच अलाइग्ड अलोंग एनी रिडिज लाइन जनरली नोन, उसको बोलते हैं वेस्टर्ड कैनाल। कहने का मतलब है कोई भी कैनाल को अलाइड कीजिएगा रिडिज लाइन के अलोंग, जो रिडिज लाइन होता है ना उसके अलोंग, तो उसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्ड कैनाल बोलते हैं। यहाँ 3 तरह का कैनाल होता है, तीनों को बताएंगे, लेकिन यहाँ पे कंफर्म कीजिए आपकी अगर रिडिज लाइन के अलोंग होगा, रिडिज लाइन जो रिडिज लाइन होता है ना उसके अलोंग होता है, तो हम वेस्टर्ड कैनाल बोलते हैं। ओके, आगे देखिए यहाँ पे कंटूर कैनाल क्या होता है, साइड स्लोप कैनाल क्या होता है, ये देख लीजिए। तो कंटूर कैनाल क्या होता है, जिसको हम एलाइट करते हैं रफली पैरेलल टू द कंटूर से। जो कंटूर कैनाल जो होगा ना उसको अलोंग द मतलब एथी करते हैं कंटूर लाइन के अलोंग, तो उसको कंटूर कैनाल से बोलते हैं। कंटूर से करते हैं इसको द रिजिड लाइन, रिडिज जो था ना रिजिड लाइन उसके अलोंग कहे थे ना तब वेस्टर्न था, लेकिन कंटूर कैनाल के अलोंग कहेंगे, कंटूर लाइन के अलोंग कहेंगे, तो उसको बोलते हैं कंटूर कैनाल। जो एलाइड करेंगे ना एलाइग्ड, रफली एलाइड करेंगे कंटूर लाइन के अलॉन्ग, तो उसको बोलते हैं कंटूर कैनाल। एलाइड कहेगा या तो अलॉन्ग द एलाइड कंटूर लाइन तो हाँ कंटूर कैनाल हो जाएगा। साइड स्लोप ए परपेंडिकुलर हो जाता है, परपेंडिकुलर कंटूर बोलेगा ना कंटूर लाइन का परपेंडिकुलर, तो साइड स्लोप होता है। इसमें याद रखिए कि कंटूर कैनाल जो होता है ना उसको एक तरफ से ही मतलब खेत को वगैरह को पटा सकते हैं, और साइड स्लोप में भी एक ही तरह से पटा सकते हैं, लेकिन वेस्टर्न जो होता है ना जहाँ पढ़ाए हैं उसमें दोनों साइड से खेत को पटा सकते हैं। ओके, आगे चलिए। गाइड बैंक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर अकर्स एन एलुवियल रिवर, जो गाइड बैंक जो होता है ना रिवर वगैरह में जो होता है उसको बारे में कह रहा है। तो प्रिवेंटिंग द आउट फ्लैकिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, जो प्रिवेंट करता है, आउट फ्लैकिंग होता है ना जैसे पानी जो बहुत इधर उधर बहता है ना उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है बाई चेंजिंग द कोर्स ऑफ स्ट्रीम के हेल्प से। तो वही कह रहा है गाइड बैंक्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गाइड बैंक्स के बारे में, तो आपको कहीं भी बोलेगा ना जो प्रिवेंट करता है फ्लो को, तो गाइड बैंक्स हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर अकर्स एलुवियल रिवर में होता है, एलुवियल रिवर में होता है। प्रिवेंटिंग द आउट फ्लैकिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, आउट फ्लैकिंग जो होता है ना उसको रोकता है। चेंज अकर्स द स्ट्रीम, स्ट्रीम जो होता है ना फ्लो उसको रोकता है और इधर उधर फ्लो को रोक कर और गाइड करता है, उसी को बोलते हैं गाइड बैंक। ये तो एलुवियल रिवर में होता है, क्या करता है आउट फ्लैकिंग, प्रिवेंट द आउट फ्लैकिंग, जो आउट फ्लैकिंग होता है उसको रोकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। डब्ल्यू इंडेक्स क्या होता है, तो फाइव इंडेक्स से छोटा होता है डब्ल्यू इंडेक्स, याद रखना है। विच ऑफ द फ्लोइंग मल्टी पर्पस प्रोजेक्ट्स इज फाउंड इन द सतलज सतलज वेसेस रिवर बेसिन। सतलज वेसेस जो, तो वेसेस जो होता है ना वेसेस उस पर कौन सा है मतलब प्रोजेक्ट कौन सा है, सतलज पे कौन सा है, तब भाखड़ा है। सतलज मतलब कहने का मतलब भाखड़ा कैसे याद रखेगा, सतलज पे भाखड़ा है कैसे याद रखेगा। सतलज तो धीरे धीरे भड़क के एकदम सतल जा रहा है ज़मीन में, सतलज जो है ना धीरे धीरे भड़क के भसक के मतलब ज़मीन में सतल जा रहा है, तो उसको सतलज पे कौन है, तो भाखड़ा है। आगे चलिए। अकॉर्डिंग टू खोसला थ्योरी, खोसला एक थ्योरी होता है,
द एग्जिट ग्रेडियंट इन द absence ऑफ द डाउन स्ट्रीम कट ऑफ इज इन्फिनिटी। कहने का मतलब है ना, अकॉर्डिंग टू खोसला थ्योरी है, उसके हिसाब से द एग्जिट ग्रेडियंट इन द absence ऑफ द डाउन स्ट्रीम कट, absence ऑफ डाउन स्ट्रीम कट, जो डाउन स्ट्रीम कट होता है उसके absence में, तो क्या हो जाता है उसका एग्जिट ग्रेडियंट क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। ओके, आगे चलिए। साइमंस रेन गेज डज नॉट कंसिस्ट ऑफ रोटेटिंग ड्रम। कहने का मतलब साइमंस जो रेन गेज होता है ना, साइमंस, साइफोन नहीं, साइमंस, उसमें सब कुछ होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं रहता वो कह रहा था, रोटेटिंग ड्रम नहीं होता साइमंस में। अपने मन का है, इसमें रोटेटिंग ड्रम नहीं होता है साइमंस में। ओके, आगे देखिए, आपका क्वेश्चन आ गया कैपेसिटी फैक्टर ऑफ द कैनाल से क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कह रहा है अ कैनाल वाज डिजाइंड फॉर द फुल सप्लाई ड्रेनेज 60 क्यूमिक, द एवरेज सप्लाई डिस्चार्ज कैनाल 40 क्यूमिक, द कैपेसिटी फैक्टर। तो कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, तो कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है ना कि जो एवरेज होगा ना से ऊपर में जाएगा और जो फुल सप्लाई होगा से नीचे होगा। देखिए एक कैपेसिटी फैक्टर ऑफ कैनाल, आपसे जब भी क्वेश्चन पूछे कैपेसिटी फैक्टर ऑफ कैनाल, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कैपेसिटी फैक्टर ऑफ कैनाल का फॉर्मूला होता है एवरेज सप्लाई डिस्चार्ज बटा में फुल सप्लाई डिस्चार्ज। एवरेज सप्लाई डिस्चार्ज ऊपर में होता है, फुल सप्लाई डिस्चार्ज नीचे में होता है, ये होता है कैपेसिटी फैक्टर। तो कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटी फैक्टर ना, तब फुल सप्लाई नीचे जाएगा और एवरेज सप्लाई ऊपर हो जाता है, तो एवरेज सप्लाई ऑफ डिस्चार्ज ऊपर में जाएगा और फुल सप्लाई डिस्चार्ज नीचे जाएगा, उसको बोलते हैं कैपेसिटी फैक्टर। तो इसके लिए दिया हुआ है फुल सप्लाई कितना दिया है, 60 दिया है, एवरेज सप्लाई 40 दिया है, तो इसको पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। इन ब्रिक लाइनिंग द लेयर विच मेक द कैनाल वाटर टाइट। कहने का मतलब ब्रिक लाइनिंग करते हैं ना तो उसको वाटर टाइट बनाना है, माने वाटर टाइट तो क्या करते हैं, सैंडविच लेयर सीमेंट मोल्टार। कहने का मतलब है अगर ब्रिक से लाइनिंग कर रहा है उसको वाटर टाइट बनाना है तो सैंडविच लेयर सीमेंट मोल्टार क्या होता है, सैंडविच लेयर ऑफ सीमेंट मोल्टार होता है। अगर ब्रिक से लाइनिंग कर रहे हैं वो भी वाटर टाइट बनाना है, ब्रिक से वाटर टाइट बनाना है तो सैंडविच लेयर सीमेंट मोल्टार। ओके, अब देखिए यहाँ पे शार्प क्रिएटेड वेयर, अगर शार्प क्रिएटेड वेयर रहेगा तो क्या होगा, शार्प क्रिएटेड वेयर तो इस तरह का फिगर रहेगा तो शार्प क्रिएटेड बोलेंगे, और इस तरह से ब्रॉड क्रिएटेड वेयर कहेगा तो ब्रॉड ऐसा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर टाइप का हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। शार्प बोलेगा तो एकदम बहुत नीचे तक ढलान हो जाता है, शार्प ऐसा होता है। और बोलेगा ब्रॉड क्रिएटेड तो ब्रॉड क्रिएटेड रेक्टेंगुलर हो जाता है। ओके, अब देखिए इस तरह से बोलेगा तो ऑगी फोल होगा, ऑगी शेप जो होता है कनकेव और कन्वेक्स का कॉम्बिनेटर होता है, तो ऑगी शेप वेयर क्या होता है, ऑगी शेप वेयर क्या होता है, ऑगी शेप ना, तो ऑगी शेप में होता है ना कनकेव और कन्वेक्स का कॉम्बिनेशन होता है ऑगी फॉल। ओके, आगे देखते हैं क्या है। आपका देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए कैसे हुआ है। इफ द रेजिम वेलोसिटी फ्लो लेसी चैनल हैविंग हाइड्रोलिक मीन रेडियस 1 एंड इतना, मतलब देखिए आपका इसे इसमें पकड़ाएगा, थोड़ा उल्टा पलटा क्वेश्चन है। द रेजिन वेलोसिटी फ्लो ऑफ लेसी चैनल हैविंग हाइड्रोलिक मीन रेडियस इतना 1 मीटर, हाइड्रोलिक मीन रेडियस यहाँ दिया है, उससे पहले कह दिया वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसे पकड़िएगा, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होता है, तो इसका यूनिट से पकड़िए कि वेलोसिटी आपका 0.4 मीटर पर सेकंड दिया है और रेडियस 1 मीटर दिया है। उसका पूछ रहा है सिल्ट फैक्टर, तो सिल्ट फैक्टर तो आपको कुछ कुछ दिया है, आपको रेडियस दे दिया है और क्या बोलते हैं वेलोसिटी दे दिया, पूछ रहा है सिल्ट फैक्टर। तो सिल्ट फैक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला उसमें लगाइएगा तो नहीं इसमें आएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है रेडियस और दिया है कुछ बोलते हैं वेलोसिटी, तो इसको कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए इसमें फॉर्मूला होता है हाइड्रोलिक मीन रेडियस का फॉर्मूला होता है 5/2 v² तो हाइड्रोलिक मीन रेडियस का 5/2 v² होता है, ताकि इसमें भी है ये है, रेडियस है ये है, एफ जो था सिल्ट फैक्टर है ये है, तो एफ पूछिए रहा तो इसमें पुट कीजिए। देखिए आर रेडियस एक दिया था, एक पुट कर लिए, 5/2 होवे करता है, मल्टीपल में 0.4 वेलोसिटी है, एफ बच गया, इसके बाद सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, आगे चलिए। सीपेज लॉसेस इन अ कैनाल आर मोर व्हेन द कंप्लीटली इन फिलिंग। कहने का मतलब सीपेज लॉसेस इन अ कैनाल आर मोर व्हेन इट इज कंप्लीटली इन फिलिंग। कहने का मतलब है सीपेज लॉसेज होता है ना, वो सीपेज लॉस कब होता है, जैसे मट्टी उट्टी को नहीं से फिल कर देते हैं, उसको कंपैक्ट नहीं करते हैं, तो वही कह रहा है कि सीपेज लॉसेस कब ज़्यादा होता है, जब कंप्लीटली इन फिलिंग, जब फिलिंग कर रहा है ना तो उसमें सीपेज लॉसेज ज़्यादा होगा। ओके, अब कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग नोट टाइप ऑफ द कैनाल लाइनिंग, इसमें से कौन जो है कैनाल लाइनिंग नहीं है। तो देखिए अभी पीछे हम बताए थे कि आपको सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग होबे करता है, ब्रिक लाइनिंग होबे करता है, फिर असफाल्टिक लाइनिंग भी होता है, लेकिन जियो मेम्ब्रेन्स सीट पाइल वाला नहीं होता है। सीट पाइल कहेगा तो सीट पाइल से कभी हम लाइनिंग नहीं करते हैं, ये छांट लीजिए ऑप्शन को, सीट पाइल से नहीं करते हैं हम, सीमेंट कंक्रीट से करते हैं, ब्रिक से भी करते हैं, फिर असफाल्टिक लाइनिंग भी करते हैं, असफाल्टिक लाइनिंग भी करते हैं, लेकिन सीट पाइल वाला कभी नहीं करते हैं। ओके, आगे चलते हैं।
अब इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल पूछ रहा है, अगर लाइट रेनफॉल रहेगा, रेन होगा तो, और मॉडरेट रेन होगा तो, फिर हैवली रेन होगा तो। इस तरह का अगर रेन होगा तो उसमें इंटेंसिटी क्या होगा, तो लाइट रेन का अलग हो जाता है, मॉडरेट रेन का अलग हो जाता है, हैवली रेन का अलग हो जाता है। इंटेंसिटी 2.5 से 2.5 से 7.5, और 7.5 यहाँ होता है। तो लाइट रेन, फिर मॉडरेटली रेन, और फिर हैवली रेन, और उसका इंटेंसिटी क्या होता है, तो लाइट रेन का अलग हो जाता है, मॉडरेटली रेन का अलग हो जाता है, हैवली रेन का अलग हो जाता है। ओके, तो लाइट रेन का कितना होता है इंटेंसिटी, 2.5 हो जाता है। मॉडरेट का कितना होता है, 2.5 से 7.5 होता है। हैवी कितना होता है, 7.5 होता है। कन्फर्म कीजिए, लाइट का कितना होता है, 2.5 होता है। मॉडरेटरी कितना होता है, 2.5 से 7.5 हो जाता है। हैवली रेन का कितना होता है, 7.5 हो जाता है। ओके, आगे चलते हैं। द मेजर ड्यूटी हेड ऑफ मैन कैनाल ऑल्सो नोन एज ग्रोस क्वांटिटी। कहने का मतलब है द मेजर ड्यूटी एट अ हेड ऑफ मैन कैनाल ऑल्सो नोन एज ग्रोस क्वांटिटी। ग्रोस क्वांटिटी किसे बोलते हैं, मेजर ड्यूटी एट द हेड ऑफ मैन कैनाल। मेजर ड्यूटी एट द हेड ऑफ मैन कैनाल ऑल्सो नोन एज ग्रोस क्वांटिटी। मेजर ड्यूटी, ड्यूटी थोड़ा मोड़ा नहीं, मेजर ड्यूटी एट अ हेड ऑफ मेन कैनाल। मेन कैनाल में मेजर ड्यूटी हो जा रहा है तो उसको क्या बोले, मेजर बहुत ज़्यादा हो गया, तो ग्रोस क्वांटिटी। आगे देखते हैं क्या है। अब कह रहा है आपसे कुछ ही बोलेगा कि मतलब ये थी होता है ना, वाटर तक, तो उसको क्या बोलते हैं, सेंटरिंग, तो वाटरिंग, कोर वाटरिंग। तो कोर वाटरिंग पूछ रहा है आपसे, जब फ्यू सेंटीमीटर तक किसी को पटाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कोर वाटरिंग। तो वही पूछ रहा है कि आपको कोर वाटरिंग राइस के लिए कितना होता है, राइस जो चावल धान रोपते हैं उसके लिए कितना होता है, तो 19 सेंटीमीटर होता है। वही पूछ लेगा आपसे कोर वाटरिंग ऑफ द वीट, वीट का कितना होता है, तो 13.5 हो जाता है। उसी तरह से पूछ लेगा शुगर कैन, उसका कितना होता है, 16.5 होता है। तक आंख बंद करके कंफर्म कीजिए कि आपको राइस का, चावल का कितना होता है, कोर वाटरिंग 19 हो जाता है। तो वीट का कितना होता है, वीट डब्ल्यू जैसे वीट होता है उसमें 13 होता है, तो वीट का कितना होता है, तो 13.5 हो जाता है। उसके बाद बात कीजिए आपसे कोर वाटरिंग ऑफ शुगर कैन, शुगर कितना हो जाता है, 16.5 हो जाता है। शुगर कैन जो चीनी होता है, शुगर कैन 16.5 होता है। शुगर का एज जैसे होता है ना, तो शुगर कैन का तो 16.5 हो जाता है, उसको 13.5 हो जाता है, उसका कितना हो जाता है, 19 सेंटीमीटर होता है। कोर वाटरिंग और राइस का 19 सेंटीमीटर, वीट का 13.5, और शुगर कैन का 16.5 कोर वाटरिंग। ओके, अब देखिए, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट क्रॉप रिप्रेजेंट्स हाइग्रोस्कोपिक वाटर। जो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट था उसकी बात कर रहे हैं। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मॉइस्चर कंटेंट फॉर क्रॉप रिप्रेजेंट्स, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट क्रॉप रिप्रेजेंट, हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वहाँ पे मॉइस्चर जो कंटेंट करता है, तो क्रॉप क्या रिप्रेजेंट करता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के पास क्रॉप क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइग्रोस्कोपिक, बहुत हाइट पे चल जाता है तो हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे हाइग्रोस्कोपिक बोलते हैं। ओके, आगे देखिए। अब कह रहा है कि देखिए इसको अब सॉल्व करने पड़ेगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ग्रोस कमांडेड एरिया डिस्ट्रीब्यूटरी 6,000 हेक्टर, मैंने ग्रोस कमांडेड एरिया 6,000 है, उसमें 80% में हम कल्चरेबल इरीगेशन आता है। 80%, 6,000 में 80% हम रोपते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन खरीफ सीजन इतना है, तो एरिया ऑफ इरीगेटेड इन खरीफ सीजन, तो खरीफ सीजन में कितना एरिया को इरीगेट करेंगे, तो आपको पता होगा कि हम बताए थे। यहाँ पे देखिए कैसे खरीफ सीजन में कितना करेंगे, इसे सॉल्व कीजिए। ग्रोस कमांड एरिया इतना है, उसमें 80% एग्रीकल्चरल हो जाता है, और खरीफ सीजन में इतना इतना रोप लेते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ इरीगेटेड कितना करेंगे, तो 25% ऐसे हो जाएगा खरीफ सीजन वाला, और ग्रोस का तो फिर इतना दे दिया था, 80% कुछ दिया था, 80% बीच कल्चरेबल इरीगेबल, कल्चरेबल जो था 80% था। उसमें पूछ रहा है कुछ आपसे कि द इंटेंसिटी खरीफ सीजन, द एरिया ऑफ इरीगेटेड इन खरीफ सीजन, खरीफ सीजन में कितना एरिया को इरीगेट करते हैं, तो जो टोटल निकाले 80 से, तो 6,000 में से पहले 6,000 है उसका परसेंट निकाल लेंगे 0.8%, तो कच्ची निकल जाएगा आपको कल्चरेबल, और उसको जो निकल के आएगा उसमें से 0.25 से गुना कर देंगे, तो आपको निकल जाएगा खरीफ सीजन का। दूसरे से में गुना करके निकाल लीजिए। ओके, ओस बॉस कंप्लीट। चलिए, थैंक यू, लव यू, वेरी फास्ट।